हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भूकंप पढ़ रहे हैं। अरे सॉरी, पहले क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी से कैसे क्या उद्गार होता है, तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्या? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पर निकलती है और कहाँ पर कम निकलती है, तो चलिए उसी के जानते हैं आज। प्रशांत मेखला में कितने परसेंट की ज्वालामुखी निकलती है? सबसे ज़्यादातर प्रशांत मेखला में कितने परसेंट निकलेगी? 63 यानी 63% ज्वालामुखी का विखंडित होता है। कितने? 63 यानी 63% होता है। मध्य महाद्वीपीय में कितने परसेंट की ज्वालामुखी निकलती है? 21%, 21% होता है ज्वालामुखी। मध्य अटलांटिक मेखला में कितने परसेंट की ज्वालामुखी निकलती है? तो पूरा 100% ज्वालामुखी निकलती है। सबसे ज़्यादा मध्य अटलांटिक मेखला में ही ज्वालामुखी का विखंडन होता है। कितने? पूरा 100 यानी 100% तक होता है। हेडिंग डाल लीजिए क्या? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। तो ज्वालामुखी से कौन कौन सा पदार्थ निकलता है? कौन कौन सा पदार्थ निकलता है? मैप है इसमें थोड़ा सा, बट इसमें जगह कम थी तो आप लोगों को ऐसे ही मैंने पूरा बता दिया है। मैप में भी यही है कि कहाँ पर क्या है। तो विखंडित पदार्थ में क्या होता है? बड़े पदार्थ निकलेंगे। बड़े पदार्थ में क्या हो गया? जैसे कि क्या क्या निकलता है? बाम्ब निकलता है। बाम्ब, ये सब धातुएं हैं। कहीं कहीं धातुएं हैं। राख, कूड़ा करकट, ये सब हैं। तो बड़े पदार्थ में सबसे ज़्यादातर क्या निकलेगा? बाम्ब निकलता है। मटर के दाने के समान क्या निकलता है? लैपिया निकलता है। क्या? मटर के दाने के समान छोटे छोटे से क्या निकलते हैं? लैपिया निकलते हैं। फिर लावा निकलता है। लावा के अंतर्गत क्या निकलता है? एसिड लावा निकलता है। एसिड लावा कैसा होता है? गाढ़ा व चिपचिपा होता है। एसिड लावा कैसा होता है? गाढ़ा व चिपचिपा होता है। फिर सी के आधार पर बेसिक लावा निकलता है। बेसिक लावा निकलता है। इसके लावा के दो ही भाग होंगे, दो भागों में एसिड लावा निकलेगा। सी के आधार पर बेसिक लावा निकलता है। फिर तीसरे पॉइंट में क्या निकलता है? गैस निकलती है। कौन कौन सी? CO2, SO2 और N2, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी कि इसमें गैस में CO2 निकलता है, SO2 निकलता है और N2 निकलता है। इतनी गैसें किस में निकलती हैं? इसमें ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं जो निकलते हैं। और चौथे पॉइंट में क्या निकलता है? राख निकलती है। राख में क्या क्या निकलेगा? मिश्रित विखंडित, यहाँ पर देख लेते हैं। मिश्रित विखंडित, मिश्रित विखंडित, टफू राख जल, टफू राख जल, टफू राख जल, ब्रेसिया विखंडित, क्या? ब्रेसिया विखंडित, ब्रेसिया विखंडित। इतनी चीज़ें किस में निकलती हैं? राख के अंतर्गत। फिर से देख लेते हैं ज्वालामुखी कितने कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो प्रशांत मेखला में 63% ज्वालामुखी होती हैं। मध्य महाद्वीपीय में 21% ज्वालामुखी होंगी। मध्य अटलांटिक मेखला में क्या होती हैं? 100% की ज्वालामुखी निकलती हैं। फिर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? जब आग का फैलाव होता है, नीचे से ज्वालामुखी धधक कर निकलती है तो किसी न किसी रूप में तो बाहर आती है ना। जैसे आग में वहाँ से क्या क्या मिलता है? काफ़ी चीज़ें, पूरा जल जाता है तो जलने के बाद राख भी मिलती है, गैस भी मिलती है, सब कुछ काफ़ी चीज़ें वहाँ पर क्या क्या मिलती हैं। तो चलिए देखते। पहले विखंडित पदार्थ में होगा क्या? बड़े पदार्थ निकलते, जैसे बाम्ब हो गया, मटर के दाने के समान लैपिया हो जाता है। लावा में क्या निकलता है? एसिड लावा, गाढ़ा व चिपचिपा होता है। सी के आधार पर बेसिक लावा भी निकलता है। और गैस में क्या निकलता है? CO2 निकलता है, SO2 निकलता है, N2 निकलता है। और चौथे में क्या है? राख में मिश्रित विखंडित, टफू
राख, जल, विवरेश या विखंडित, ये सब पदार्थ कहाँ पर निकलते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं। तो चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखते हैं। आगे भूकंप, हेडिंग डाल लीजिए क्या? भूकंप। आज हम लोग भूकंप से फिर से शुरुआत करते हैं। इसको पूरा ख़त्म हो गया है ज्वालामुखी, तब नए पेज से लिखिएगा। भूकंप, भूकंप, हेडिंग डाल लीजिएगा क्या? भूकंप। भूकंप का विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा? भू प्लस कंप, तो क्या बना? दोनों को मिलाकर क्या हुआ? भूकंप हो गया। भूकंप क्या? दोनों को मिलाकर क्या हुआ? भूकंप हुआ। भूकंप का अर्थ क्या होता है? भू से क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी। और कंप से, कंप का अर्थ क्या होता है? कांपना, यानी कि पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो आगे देखते हैं अर्थात क्या होता है। पहले अर्थात क्या होगा? बाह्य एवं आंतरिक कारणों से धरातल पर, बाह्य एवं आंतरिक कारणों के, आंतरिक कारणों से धरातल पर उत्पन्न, क्या है? धरातल पर उत्पन्न होने वाले कंपन व भूकंप कहते हैं। कंपन व भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं। किसे भूकंप कहते हैं? बाह्य एवं आंतरिक कारणों से धरातल पर उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? भूकंप विज्ञान। हेडिंग डालिए भूकंप विज्ञान। अब इसमें देखते हैं भूकंप विज्ञान कहते हैं किसे? साइंस क्या होता है? भौतिक भूगोल की वह शाखा, पॉइंट करके लिखिएगा। भौतिक भूगोल की वह शाखा, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें भूकंप की भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें भूकंप की उत्पत्ति, उसके कारणों से, कारणों या प्रकारों से, प्रकारों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाएगा? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप विज्ञान कहलाता है। तब इतना समझ में आ गया होगा भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं। भूकंप को क्या कहते हैं? भूकंप किसे कहते हैं? भू प्लस क्या होगा? कंप। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, कंप का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी का कांपना। तो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। अर्थात बाह्य एवं आंतरिक कारणों से धरातल पर उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अर्थात बाह्य एवं आंतरिक कारणों से धरातल पर उत्पन्न होने वाले
कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें भूकंप की उत्पत्ति के कारणों, प्रकारों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान कहते हैं। तो आगे देखते हैं भूकंप मूल क्या है। अब भूकंप मूल देखते हैं, इतना समझ में आया होगा। भूकंप मूल भूकंप मूल। अब भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूगर्भ में स्थित, पॉइंट करके लिखिएगा, भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप मूल कहलाता है। तो भूकंप मूल समझ गए होंगे। भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र। अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र। अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र। इस धरातल पर, इस पॉइंट करके लिखिएगा, धरातल पर स्थित वह स्थान, धरातल पर स्थित वह स्थान धरातल पर स्थित वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगें, सर्वप्रथम व सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूगर्भ में स्थित वह शाखा भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, धरातल पर स्थित वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम व सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं, वह क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, अधिकेंद्र सदैव भूकंप से ऊपर, अधिकेंद्र सदैव भूकंप से ऊपर समकोण पर होता है। किस पर होता है? समकोण पर होता है। समकोण पर होता है। समकोण पर होता है। इस बिंदु के समीप, इस बिंदु के समीप प्रभाव अधिक पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव अधिक पड़ता है। अधिक पड़ता है।
जबकि पूरी बढ़ने पर भूकंपीय तरंगे की तीव्रता कम होती है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कम होती है। तो अब समझ में आ गया होगा भूकंप या अधिकेंद्र किसे कहते हैं। धरातल पर स्थित वह स्थान जहाँ पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं अधिकेंद्र कहलाता है। अगले पॉइंट में लिखिएगा, अधिकेंद्र सदैव भूकंपीय तरंगों के ऊपर समकोण पर होता है। इस बिंदु के समीप प्रभाव अधिक पड़ता है, जबकि पूरी बढ़ने पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कम होती है। तो उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कल विस्तार से हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।